के लेक्चर में हम लोग बेसिकली दो चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम लोग का एक परसेप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ सिंपली बुक, ओके, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बुक। इट मे पॉसिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बुक भी हो सकती है। कई बार जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो वो एक सेपरेट फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्लॉज नहीं है। अपने यहाँ जैसे देखा है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो एक सिंगल बुक में है, तो वो चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कोई बुक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। कि जनरली एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर बाकी के जो कंट्री के गवर्निंग प्रोसेस हैं वो रिलाय करते हैं। यानी कि जहाँ पे सिटीजन ने अपनी विल प्रोवाइड करी है, यानी कि हमने आपने अपनी इच्छा के थ्रू जो है एक लॉ को एक्सेप्ट किया है जिसके थ्रू हम गवर्न करना चाहते हैं अपने आप को, तो वो बेसिकली वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्रीड अपॉन एज अ बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट टू बी गवर्न। कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जहाँ पे हम या किसी भी कंट्री में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या सपोज नेपाल हो, कोई भी कंट्री हो सकती है, उस कंट्री के लोगों ने जब परमिशन दी है कि हम इस लॉ को एक्सेप्ट करते हैं एज अ गवर्निंग प्रोसेस, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। यानी कि अगर सभी लोग अपनी कंसेंसस ना दें, हम तुम अपनी परमिशन ना दें, तो वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाएगा। वो फिर अगर जैसे हमने एग्जाम्पल अभी बात कर रहे थे कि फार्म बिल के बारे में, तो फार्म बिल में क्या था, या और भी जैसे एनआरसी है, फार्म बिल हो गया, एनआरसी हो गया। एनआरसी में क्या हुआ था कि अगर सपोज बहुत सारे लोगों ने इसका बायकॉट किया था, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, सपोज कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो और उस चीज पे कई सारे वहां पे एग्री ना कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो चीज क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगी। एक कहीं ना कहीं एक ऐसा सेगमेंट रहेगा जो उस चीज को विरोध करेगा, और यही तो बेस बना था हमारे जो टू पार्टीशन हुए थे, जो टू नेशन थ्योरी आई थी, उसका यही तो बेस बना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है कि वहां पे सभी लोग अपना कंसेंसस प्रोवाइड करें, ओपिनियन नहीं। ओपिनियन हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओपिनियन में तो फिर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जो मेजॉरिटी में है वो जीत गया, उस हिसाब से लॉ गवर्न होने लगेगा। तो फिर वो इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी तो मैक्सिमम कोशिश करी गई थी जितने भी प्रोविजन थे कि उस पर कंसेंसस बनाया जाए कि रेदर देन वोटिंग प्रोसेस। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है बनने की तो उसमें कंसेंसस प्रोसेस का बहुत बार जिक्र हुआ है, वोटिंग प्रोसेस का नहीं हुआ है। वोटिंग प्रोसेस में तो हो सकता है कि सपोज वहां पे 100 लोग बैठे हों और 50 लोगों ने किसी लॉ पे जो है हाँ कर दिया, 49 लोगों ने मना कर दिया और 1 लोग एब्सेंट हो गए, तब भी वो लॉ पास हो जाएगा, है ना, अगर सिंपल प्रोसेस है। तो वो फिर कहीं ना कहीं 49 लोग कहीं ना कहीं उस चीज का विरोध करेंगे ना, सोसाइटी में आके करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है कि वहां पे कंसेंसस हो। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। स्टेट यानी कि स्टेट को जनरली 3 टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं कि कई बार स्टेट जो है हम अपने यूपीएमपी टेरिटोरियल बेसिस पे भी स्टेट कहते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेट हम कई बार गवर्नमेंट को भी स्टेट कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है नेशन को भी स्टेट माना जाता है। तो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, टेरिटरी नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के जिसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन, स्टेट का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो फंक्शन करेगी, यानी कंट्री का जो लॉ प्रोसेस है वो काम करेगा। तो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि किस तरीके से उसको काम करना है, क्या काम करना है। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है, उसका क्या काम है कि यहाँ पे वेलफेयर प्रोवाइड कराना, जो सिटीजन है उनके वेलफेयर का ध्यान रखना, यही तो उनका फंडामेंटल वर्क है। तो ये चीज डिफाइन होती है। नेचर क्या है, जैसे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि वी आर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें अपने नेचर के बारे में पता चलता है। स्टेट का जो प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल के लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, प्रियम्बल में जो मेंशन है। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, ठीक है। लिबर्टी किस टाइप की फ्रीडम, ठीक है, उसी टाइप में। फिर उसके बाद जस्टिस, जस्टिस किस तरीके का, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, ये सब प्रियम्बल में मेंशन है। तो वो चीज फाउंडिंग प्रिंसिपल है कि जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट को काम करना है, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रक्चर की बात होती है अपने यहाँ पे कि किस टाइप का गवर्नमेंट है, स्ट्रक्चर होगा कि अपने यहाँ प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद वहां पे पीएम आ जाते हैं, पीएम के साथ में जो है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाते हैं, इस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है सेंटर में, ओसी के पैरेलली वहां पे स्टेट में। तो एक गवर्नमेंट का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हमें पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ में स्टेट का फंक्शन कि किस तरीके से वो प्रोसेस करेगा, कि जो गवर्नमेंट का काम है कि वेलफेयर करना सिटीजन्स का, जो डीपीएसपी में मेंशन है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आगे पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि क्या क्या स्टेट के लिए गाइडलाइन है। स्टेट कोई भी लॉ बनाएगा तो उसके लिए ये चीज है कि उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है उसको। ऐसे ही रैंडमली जो है मन कर गया आज कोई लॉ बनाने का, तो ऐसा नहीं होता। जैसे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप लोगों ने नाम सुना है? कई बार गवर्नमेंट के जो आर्टिकल्स आते हैं इसमें, कई बार न्यूज डिबेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। जनरली अपने यहाँ मैरिज से रिलेटेड जो लॉ हैं वो रिलीजियस बेस हैं, कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, ये सब सेपरेट बने हुए हैं। बट इन सब को हटा के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। मैरिज से रिलेटेड, सेपरेशन से रिलेटेड जो लॉ है वो रिलीजियस ना हो, बल्कि एक यूनिफॉर्मिटी हो। अभी क्या है, जितने रिलीजन है उतने टाइप के अलग अलग लॉ बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। या जैसे काउ स्लॉटर की बहुत बात सुनी होगी कि आजकल गौ हत्या को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है सोसाइटी, तो ऑलरेडी वहां पे डीपीएसपी में मेंशन है उस चीज के बारे में। तो गवर्नमेंट को पास ऑलरेडी गाइडलाइन है किस तरीके से उसको काम करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही चीज प्रोवाइड कराता है कि प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कि अगर सपोज फंडामेंटल राइट ना हो, हमारे अधिकार ना डिसाइड हो, तो गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से कुछ भी लॉ बना देगी। जैसे आधार कार्ड का आप लोगों ने सुना होगा, हर कोई आज के डेट में आधार कार्ड यूज कर रहे हैं ना। तो आधार कार्ड को लेके बड़ा इशू बना था कि राइट टू प्राइवेसी। अब उसमें बायोमेट्रिक्स हैं, ठीक है, रेटिना स्कैन की डिटेल है, सारी पर्सनल डिटेल वहां जाती है। तो अब उसका पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट मिस यूज कर ले, बहुत सारी कंपनियां उसको यूज करती हैं। तो वो प्राइवेट डेटा है, हमारा पर्सनल डेटा है, तो वो फिर राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट के। अब ऐसे सपोज सरकार कोई लॉ बना दे कि जहां पे आपकी पर्सनल प्राइवेसी का हनन होने लगे, जैसे फोन टैपिंग। अगर हमारा फंडामेंटल राइट ना हो तो फोन टैपिंग करने लगेगी गवर्नमेंट। फोन टैपिंग होगा तो क्या होगा, हमारी जो पर्सनल बातें हैं, ठीक है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सब सरकार के पास, और सरकार फिर अपने हिसाब से मन मुताबिक यूज करना शुरू कर देगी उसको। ये चैलेंज खड़ा हो जाएगा। तो वही सारी चीजें कि फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिप्शन जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से हमारे लिए जो है एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क जिसपे बाकी की कंट्री के जो लॉ हैं वो गवर्न करते हैं। यानी बेसिक, जैसे हम कहते हैं ना कि घर बनाते टाइम नींव रखी जाती है, बेस है वो। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेस कि उसके बाद बाकी के लॉ उसके फ्रेमवर्क के, उसके दायरे में रह के बनाए जाएंगे। सो नेक्स्ट है कि नॉट ओनली इंक्लूड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो इंक्लूड द सर्टेन आइडल्स, कि गवर्नमेंट के टाइप ही इंक्लूड नहीं करते बल्कि सर्टेन आइडल्स भी, कि किस तरीके के नॉर्म्स हमें फॉलो करना है, किस तरीके की चीजों हमें फॉलो करना है, वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे हम, तो कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के होते हैं, कि जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइप्स हमने सुने होते हैं कि रिटन भी है, अनरिटन भी है, ठीक है, यूनिटरी भी है, फेडरल भी है, इस तरीके की चीजें। बट एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे पहला, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो बहुत पुराना है, मतलब इतना पुराना है कि एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बना कब। मतलब ग्रीक सोसाइटी वगैरह, जो एरिस्टोटल, प्लेटो, उसके भी पहले की बात है। उस टाइम पे उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते थे, एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं होता था, लेकिन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही। बट एक ऑर्गेनाइज कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो पहली बार एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल ने लगभग अपने टाइम पे 154 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमने डेफिनेशन में बताया, कि वो गवर्नमेंट के टाइप को डिसाइड करता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए गवर्नमेंट का। तो वो चीज एरिस्टोटल ने निकाल के दी थी कि नंबर ऑफ रूलर्स के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का होना चाहिए। उन्होंने जैसे बताया कि अगर एक रूलर है, ठीक है, एक व्यक्ति रूल कर रहा है, तो वो होगा सिस्टम मोनार्क का। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में सिंगल रूलर है, मतलब एक ही रूलर है वहां पे जो रूल कर रहा है, और कोई तो है नहीं, उसी की चलती है, ठीक है। इसी तरह से सऊदी अरेबिया, वहां पे किंग है। तो वो चीज कि अगर एक पर्सन वहां पे रूल कर रहा है तो वो मोनार्क है।
अगर सपोज फ्यू पीपल रूल कर रहे हैं, मतलब जैसे पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे होता था कि राजा तो एक पपेट के तौर पे बैठा दिया, बाकी उसके जो नीचे के वजीर वगैरह होते थे वो असली रूल करना शुरू कर देते थे, इस तरह का सिस्टम। तो जहां पे नंबर ऑफ रूलर्स फ्यू हैं, ठीक है, वहां पे बेसिकली ओलिगार्ची कहते हैं। और तीसरा है मैनी पीपल्स, डेमोक्रेसी, जहां पे जैसे कहते हैं ना डेमो एंड क्रेसी, दो वर्ड से मिलके बना है। डेमोज यानी पीपल्स, क्रेसी यानी रूल एक तरीके से। तो डेमोक्रेसी ये सब एरिस्टोटल ने ही जनरेट किया एक तरीके से। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात होती है वो यहीं से आया कि अगर मोनार्क है तो सिंगल रूलर हो गया, एरिस्टोक्रेसी है मल्टीपल पीपल्स हो गए, ठीक है। उसी तरह से डेमोक्रेसी की बात करें तो बहुत सारे लोग, जैसे सभी लोग, जैसे आज के डेट में कल्चर है वो डेमोक्रेसी है। तो ये सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती हैं। अब आज के डेट में अगर कह सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे हम यहाँ पे, कि आज के डेट में हमारे यहाँ बात होती है कि डेमोक्रेसी है, मानते हैं हम लोग ये इस चीज को, है ना, हम लोग यही मानते हैं डेमोक्रेसी है। बट क्या प्रैक्टिकल फॉर्म में आज के डेट में डेमोक्रेसी है इंडिया में? मतलब आप, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो एनालाइज करेंगे तब आपको रियलाइज होगा क्या रियलिटी में डेमोक्रेसी है इंडिया में। इन रियलिटी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक्चुअल में जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि सभी लोग वोट करें, कंसेंसस अपने हिसाब से रूल करें, लेकिन वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। फ्री एंड फेयर कि आपके अपने लॉजिक्स के बेसिस पे आपको कोई इन्फ्लुएंस ना करे, परसुएड ना करे, है ना, यही चीज। बट क्या आज की डेट में आप बिना परसीव्ड हुए रह सकते हैं, बिना इन्फ्लुएंस के? आपको सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है, कभी दूसरे सिस्टम के थ्रू एग्जैक्टली करा जाता है। तो अगर हम प्रैक्टिकल फॉर्म में जाएं, थियोरेटिकल तो हम ठीक है डेमोक्रेसी है, बट इन प्रैक्टिकलिटी मतलब ऐसे लाइंस आप जो है मेंस के एग्जामिनेशन में आसानी से लिख सकते हैं कि वहां पे जो टॉप कंपनीज हैं, जो मीडिया कंपनीज हैं या इस तरह के जो कंपनीज हैं, मतलब एक तरीके से देखें इलीट क्लास जो है वो हमें डिफरेंट रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके इन्फ्लुएंस करती है कि हमें किसको वोट देना है। एग्जैक्टली ना, यही तो होता है। तो अगर उस तरीके से हम यहां देखने चले जाएं तो वो डेमोक्रेसी की जगह कहां पहुंच जाते हैं हम? एरिस्टोक्रेसी में, कि हम प्रैक्टिकली तो डेमोक्रेसी हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल उसमें थियोरेटिकली तो हम डेमोक्रेसी हैं, बट प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं हम, प्रैक्टिकलिटी में हम कहीं ना कहीं एरिस्टोक्रेसी में ही कन्वर्ट हो गए हैं रियल, अगर उसमें देखें टर्म्स में। तो इस तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी ये एनालिटिकल है कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, इस चीजों को एनालाइज करेंगे, तब आपको ये चीज रियलाइज होगा कि हाँ ऐसा भी एक पॉइंट हो सकता है। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन हम 3 डायमेंशनल वे में देखते हैं। 3 डायमेंशन है। सबसे पहली डायमेंशन है लीगल, ठीक है, दूसरा है आपका यहां पे वो है पॉलिटिकल, और तीसरा है यहां पे सोशल। 3 डायमेंशन में हम एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है पॉलिटिकल, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को दिखाता है, किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को। पॉलिटिकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कि बाउंड्रीज क्या हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज कि जैसे सपोज आपने जजमेंट, कोई वो है सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उस या स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लॉ जो है वो कितनी टेरिटरी में काम कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो लॉ पास करें क्या वो दूसरी कंट्री में जाके अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता ना, सिर्फ अपनी टेरिटरी में हो सकता है। अगर सपोज हरियाणा कोई लॉ बनाता है या कोई यूपी कोई लॉ बनाता है तो वो एमपी में काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री वो है। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज प्रोवाइड कराता है। कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी हो जाते हैं, कि सपोज कई बार जैसे हमने किसी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी वगैरह कर ली है, साइन कर ली है, तो वहां पे कई बार हमें मिल जाता है, लेकिन वो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के दायरे में आता है। क्यों? वहां पे एक्सटेंशन उस जगह पे बढ़ गई पर्टिकुलर केस के लिए। जैसे एनआईए वगैरह है, एनआईए के पास कुछ पावर हो जाती है कि वो दूसरी कंट्री से जाके भी अरेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये उनकी पॉलिटिकल पावर, एक तरीके से पॉलिटिकल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि उसकी वजह से एनआईए वर्क कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पॉलिटिकल पावर, हमारी एक जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उनको डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये पहला काम है। दूसरा
कि डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी। ये जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल टर्म्स में देखें तो जो स्टेट का अथॉरिटी है, ठीक है, कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे अभी चल के देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, तो सब कुछ, सभी के नेचर और अथॉरिटी सबके बारे में डिस्क्रिप्शन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। या सुप्रीम, अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लॉज वगैरह फंडामेंटल लॉज हैं जिसपे वो काम करता है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन, सारी चीजें। इसी तरह से ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ अ स्टेट एंड वेल एज इट क्लेम्स टू एनी अदर टेरिटरी और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स, के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स हैं या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिटरमाइन होती हैं। कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं कि यूपी को पहले अभी कुछ टाइम पहले, काफी टाइम पहले यूपी को तोड़ा गया था, ठीक है, अलग स्टेट बनाया, या भी हैदराबाद तेलंगाना को बनाया गया आंध्र प्रदेश से। तो कैसे डिसाइड किया? कॉन्स्टिट्यूशन, बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस ही तो किया होगा, बिना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस तो नहीं किया होगा। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल पावर में आती हैं। अब उसी तरह से हम लीगल की बात करते हैं कि लीगल डायमेंशन में क्या है कि सबसे पहली चीज कि इंडिया के सिटीजन कौन है। ठीक है, हमने स्टेट तो बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डिफाइन कर लिया कि हमारे स्टेट का नेचर क्या होगा, कि जैसे हम यूनियन ऑफ स्टेट लिखते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल में, जब कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल है वहां पे स्पेसिफिकली लिखा है यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया एक तरीके से, जबकि अमेरिका में क्या लिखा हो, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। तो हमने तो अपना नेचर एक तरीके से डिफाइन कर लिया कि हम एक यूनियन के तौर पे हैं। अब बात आती है स्टेट को तो हमने डिफाइन कर लिया, बट सिटीजन का क्या करेंगे, सिटीजन कौन होगा? तो वो चीज हमें यहां से लीगल डायमेंशन में दिखता है। फिर सिटीजन्स तो डिसाइड हो गए, अब सिटीजन्स के राइट हो गए, सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें हमें वहां से पता चलती हैं। तीसरी चीज सोशल या कल्चरल फॉर्म में, कि आपस में कम्युनिटी हार्मोनी की बात होती है। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी की बात है, ठीक है, लिखा हुआ है, भाईचारे की, बंधुत्व की भावना की बात है। तो वो चीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हमें सोसाइटी के अंदर किस तरीके से रहना है, राइट्स तो हैं लेकिन सबको राइट्स मिले हुए हैं। अब जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात है, आर्टिकल 19 की बात है, वो तो सबको मिला हुआ। अगर सपोज वहां पे हम एब्सोल्युटली दे दें किसी सबको, अगर सबको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बिल्कुल एब्सोल्यूट दे दें, तो क्या होगा, गंगा जमुना की तहजीब बहने लगेंगी, एक दूसरे को बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स निकलेंगे, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें ना हो, तो सोसाइटी की अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होती है। इसीलिए जैसे ड्यूटीज की हम जो बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि एज अ सिटीजन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिलीजियस फ्रीडम, कि कल्चरल हार्मोनी जिससे बनी रहे, अपने बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, और भी कई सारे तरीके से बटे हुए हैं। तो वो चीज यहां से कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइन होता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, एक तरीके से कि फंक्शन, कि कर्व द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब जो हम बात कर रहे थे अभी तक 3 डायमेंशन में, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट एसेंशियल फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन वर्क है ना, वो है गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन लगाना। गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, ऑटोक्रेटिक हो जाएगी। ऑटोक्रेटिक यानी अथॉरिटेटिव, कि वो फिर जैसे मोनार्क है, कई राजा अच्छे भी होते हैं, कई राजा बुरे भी होते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से डेमोक्रेसी में हम क्या मानते हैं कि मान लो तुम्हारी कंट्री के अंदर 1 लाख लोग रह रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी में। अब 70,000 लोगों ने एक गवर्नमेंट को चुन लिया और 30,000 लोग उस चीज के अगेंस्ट है। अगर वहां पे गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल नहीं किया गया, सपोज फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इनके हिसाब से चलना है हमें, और ये लोग क्या करेंगे, फिर इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट का यूज करना शुरू कर देंगे। तो एक तरीके से जो मेजॉरिटी है उनकी तानाशाही हो जाएगी। अभी क्या है, मोनार्की में क्या होती है, एक पर्सन की तानाशाही होती है अगर गवर्नमेंट पे कंट्रोल नहीं है, और गवर्नमेंट पे कंट्रोल ना होने की वजह से डेमोक्रेसी में क्या हो जाएगा कि मेजॉरिटी की जो तानाशाही है वो देखने मिल जाएगी। फिर इसीलिए जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करे। दूसरा, कि प्रोटेक्ट
द राइट ऑफ इंडिविजुअल, जो हम बात कर रहे थे अभी कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि किस तरीके के जो राइट्स मिले। जैसे राइट टू प्राइवेसी की बात होती है, आर्टिकल 21 और 19 की बात होती है कि आपकी सपोज प्राइवेसी, अभी आधार कार्ड को लेके जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी हमें देखने मिली, पहले क्या था कि एकदम से गवर्नमेंट आधार लॉ लेके आई और सबके लिए कंपलसरी कर दिया, है ना, कि हर जगह पे बैंकिंग से लेके हर जगह पे कंपलसरी हो गया कि आपको आधार देना ही है, यानी आपकी जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जा रही है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को वो यूटिलाइज कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो वो चीज ना हो, इसीलिए जरूरत है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम सिटीजन्स ऑल्सो। इस गवर्नमेंट से तो सुरक्षा करनी ही है, सिटीजन से भी करनी है। कि सिटीजन से कैसे, कि मान लो जैसे सब अपने यहाँ पहले भी देखा होगा, कास्ट सिस्टम बहुत चलता था जब स्टार्टिंग में, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद तो कास्ट सिस्टम बहुत चलता था, और मेल फीमेल का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। हरियाणा में तो स्पेसिफिकली ये चीज देखने मिलती है ना। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हम बात करते हैं आर्टिकल 14 में, सभी लोग बराबर हैं एक तरीके से, है ना, यही चीज। तो ये चीज जरूरी है कि यहाँ पे हो, अगर नहीं होता तो क्या होता, फिर वही कास्ट सिस्टम हो जो जिसका डोमिनेंस है, वो जो रूल कर रहा होता है वो हमेशा रूल करता रहता। तो सिटीजन से भी बचा के रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो डिस्क्रिमिनेशन करने नहीं आएगी इंडिविजुअल लेवल पे सबके साथ में, वो तो अपने अलग ही लेवल पे करेगी, लेकिन सोसाइटी में भी तो जात, ऊंच नीच और इसका भेदभाव बना रहता है ना। तो वो स्टेटस सभी लोग एज अ ह्यूमन बीइंग, सभी लोग तो इक्वल हैं, तो ये फीलिंग कैसे आएगी, इस चीज की इंश्योरिटी कैसे लेंगे। आर्टिकल 14 में जो लिख रखा है उसी के बेसिस पे तो लेंगे कि अगर कोई भी एक दूसरे को इस चीज पे, रिलीजन, रेस और इन सब चीजों पे डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करेगा, तो कम से कम वहां पे लॉ है, उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसी तरह से आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी दृश्यम, देखिए, उसमें एक वर्ड यूज होता है हैबियस कॉर्पस, नहीं याद आ रहा है ऐसा, जब एक पुलिस वाला एक पर्सन को अरेस्ट कर लेता है ना, डिटेंशन में ले लेता है बिना FIR किए हुए, वहां पे फिर एक जो है, क्या नाम है उसे, हीरो का अजय देवगन, वहां पे बताता है कि आप कोर्ट में जाके अप्लाई करें इस तरीके से, हैबियस कॉर्पस जिसको बोलते हैं, कि अगर वहां पे बिना अनलॉफुली अगर किसी को आप अरेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। आप एग्जैक्टली, तो वो चीज, तो ये चीज जरूरी है कि राइट की प्रोटेक्शन बनी रहे इंडिविजुअल लेवल पे और गवर्नमेंट दोनों से ही, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। नेक्स्ट है स्टेबलाइज द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ हैं, वो प्रॉपरली वर्क करते रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। सेव द स्टेट फ्रॉम एनार्की यानी कि जहां पे रूल रेगुलेशन ना हो, वो उसको एनार्की बोलते हैं। यानी कि जैसे अगर हम प्रैक्टिकल देखें, जैसे पाकिस्तान एक, जैसे जब भी न्यूज देखते हो तो पाकिस्तान के लिए एनार्की यूज होता है, बहुत कॉमनली यूज होता है, कि भले ही वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, PM है, लेकिन फिर भी वहां पे उनकी कोई सुनता नहीं है, जिसका मन मर्जी है वो काम करता है। मतलब अपने यहाँ तो जैसे गन लाइसेंस वगैरह है, तो आप आसानी से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, वहां तो AK-47 भी आप आराम से लेके घूमो, गिफ्ट में दी जाती है मैरिज में, अभी भी कई सारे वीडियो सर्कुलेट हुए इस तरह की, तो वो चीज एनार्की में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे काम हमारे लिए एक टास्क के तौर पे परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एक चीज हमारे सामने निकल के आई इस चीज से कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फंक्शन क्या है, कि लिमिट द गवर्नमेंट। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है टास्क है वो यही है, कि एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा गया था अभी यहाँ पे 2020 में, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट। अब बड़ा सिंपल है कि अगर कई लोग जैसे अगर देखें तो सारे ऑप्शन हमें एक जैसे लग रहे हैं कि गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, ठीक है, जब भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी तो ये चीज होना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस चीज का। पॉपुलर गवर्नमेंट के लोकप्रिय सरकार, ठीक है, ये भी डेमोक्रेसी में देखने मिल जाती है जैसे अपने आज के डेट में है। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट के बहुत सारी पार्टियां हो जहां पे, वो भी एक तरीके से देखता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, प्रोबेबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन
लिमिटेड गवर्नमेंट का। ये तो होना ही है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही है कर्व करना पावर की। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप हैं वो कितने टाइप होते हैं। तो अगर हम देखें जनरली हम 3 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं इसको, कि पहला है रिटन और अनरिटन फॉर्म में, दूसरा है फेडरल और यूनिटी के फॉर्म में, थर्ड है उसके यूजेस के तौर पे फ्लेक्सिबल और रिजिड। तो इस तरीके से 3 टाइप में कॉन्स्टिट्यूशन को जनरली हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? कि जहां पे एक सिंगल स्ट्रोक में यानी कि एक सिंगल टाइम में एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट का फॉर्मेशन हुआ हो, कि सिंगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नेंस इन अ कंट्री। कि जैसे इंडिया, अमेरिका, ये सब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। जापान हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का है कॉन्सेप्ट है, कि जहां पे एक बार में अपने यहाँ क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसके ऊपर फिर कंसेंसस बने, डिबेट डिस्कशन हुआ और एक बार में प्रॉपरली हमने लॉ अपना डिस्क्राइब कर लिया। तो ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। तो ये चीज याद रखना ऑप्शनल के पॉइंट, तो मतलब जब ऑप्शंस आप टिक करते हो ना मल्टीपल चॉइस में, तो इस चीज को याद रखना कि कभी भी अनरिटन का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि क्या है कि जहां पे मल्टीपल फ्रेगमेंटेड फॉर्म में हो। कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक बार हमने डिसाइड किया और उसको पूरा एक बार में कंप्लीट कर दिया 2 साल में। अनरिटन में क्या है कि वो एक प्रोसेस बाय प्रोसेस जनरेट हुआ है, कि पहले कुछ लॉ जब जरूरत पड़ी ब्रिटेन में तो उन्होंने कुछ लॉ बना लिए, फिर उसके बाद उनको किसी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड या किसी और चीज से लॉ बना, तो उनका प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा और वो एक जगह कोडिफाई नहीं हुए बल्कि फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है। तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, यानी कि ड्राइव फ्रॉम सेवरल सोर्सेस दैट आर द पार्ट ऑफ रिटन अनरिटन सच एज कन्वेंशन, ट्रेडिशन, कस्टम, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं उसके, तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। जैसे कि ब्रिटेन में एक्चुअल में देखा जाए तो वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मोस्ट ऑफ द कंट्री के जब हम अभी देखें मॉडर्न डेज में डेमोक्रेसीज की बात करें या कहीं पे भी बात करें, तो मैक्सिमम कंट्रीज में आज की डेट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैलेंज हमेशा बना रहता है कि प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, तो वहां पे मिसयूज होने का इंटरप्रिटेशनल प्रॉब्लम हो सकती है कि कई लोग अलग अलग सोर्स है, वहां पे मल्टीपल सोर्स हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बट जुडिशरी उसको डिस्क्राइब कर सकती है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज हमेशा ये बना रहता है कि बहुत सारे सोर्सेस से आ रहे हैं एक ही चीज पे। एक कस्टम लॉ जो है, रिलीजियस लॉ, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ठीक है, आपका एक्ट अलग व्यू दे सकता है। तो इस तरीके से एक चैलेंज बन जाता है अनरिटन में। नेक्स्ट है यूनिटरी और फेडरल की जो बात कर रहे हैं। पहले हम फेडरल को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में फेडरलिज्म है क्या, फेडरल का कॉन्सेप्ट आया कहां से। फेडरल का कॉन्सेप्ट आया था एक्चुअल में अमेरिका में, कि जब वहां पे अमेरिका में कॉलोनीज बनाई गई थी ना, बहुत सारी, लगभग 13 कॉलोनीज के आसपास वहां पे डेवलप करी गई थी। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि उन लोगों ने एक्चुअल में आपस में सारे स्टेट, जैसे वहां पे बहुत सारे हैं, वॉशिंगटन डीसी है, ओहायो, इस तरह के बहुत सारे सेपरेट स्टेट हैं। तो उन स्टेट ने क्या किया कि आपस में ट्रिटी साइन करी और डिसाइड किया कि हम एक सेपरेट बॉडी बनाएंगे, मतलब एक सिंगल बॉडी बनाएंगे जिसको कुछ पार्ट दे देंगे अपना, मतलब सब हर कंट्री के पास, हर स्टेट के पास अपने आप में सोवरेन है, सारी पावर है। तो उसने क्या किया कि आपस में संधि करी, आपस में ट्रिटी साइन करी और एक सेपरेट बॉडी, एक यूनियन बॉडी बना दी, कुछ पावर ड्राइव दे दिया। मतलब कि डिफेंस का काम हो गया सपोज, ठीक है, कम्युनिकेशन का काम हो गया, या इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो दे दिया, सेंट्रल अथॉरिटी बना ली। तो जब इस तरह का काम होता है तो वो फेडरलिज्म कहलाता है, फेडरेशन कहलाता है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट से, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में अमेरिका में जनरेट हुआ, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट राइज होना स्टार्ट हुआ और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फिर वो एक्सेप्ट कर लिया गया। अब अपने यहाँ फेडरलिज्म भी है और यूनिटरी गवर्नमेंट भी है। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तब हमें ये चीज समझ में आएगी कि एक्चुअल में है कैसे, हम यूनिटरी भी हैं और फेडरल भी हैं। अब देखते हैं कि फेडरल में होता क्या है। कि फेडरल क्या है कि इज वन इन विच पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट।
ये क्या था कि यहाँ पे एक नेशनल गवर्नमेंट बना ली थी और ये तो आपस में रीजनल गवर्नमेंट या कहें कि स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे काम कर ही रहे थे। तो जहां पे पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दी जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करेगा तो फिर वहां पे पावर बैक करने का ऑप्शन नहीं रहता। जैसे पीएम है, ठीक, अपने यहाँ, और सीएम भी है स्टेट लेवल पे, तो क्या पीएम जो है वो सीएम की पावर को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस सीएम जो है पावर पीएम से नहीं ले रहा, बल्कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है तो उसको बैक करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे सेफ गार्ड रहता है एक्चुअल में। तो पावर क्या फेडरल गवर्नमेंट के में क्या है कि पावर जो है नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है, और डिवाइड कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह का जहां पे सिस्टम हो वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है। फेडरल गवर्नमेंट अपने पास में ही है पाकिस्तान, वहां पे प्योर फेडरल गवर्नमेंट के तौर पे देखा जाता है एक तरीके से। अमेरिका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, और भी कई सारे, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रशिया है, बहुत सारी कंट्रियां फेडरल गवर्नमेंट के तौर पे काम करती हैं। अब दूसरा है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि पावर आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट इफ इट ऑल एग्जिस्ट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि पावर जनरली सेंटर गवर्नमेंट के पास ही रहता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को प्रोवाइड कराती है। अब जैसे हमने किसी को पावर दी तो अगर हमारा मन कर गया तो हम उसको वापस भी ले सकते हैं, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज लिख दी गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, जहां सेंट्रल के पास ज्यादा पावर हो कंट्रोल करने का, रीजनल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल करने का जो पावर है वो कम रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में, फ्रांस में, जापान में, चाइना में। अब ब्रिटेन में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, वहां की जो रीजनल गवर्नमेंट है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं मिलती है। अब अपने यहाँ देखें तो फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट है, दोनों का एक साथ कॉन्सेप्ट देखने मिलता है। कैसे कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सीएम और पीएम की पावर तो दे रखी है एक साथ कि ये इस तरीके से हम फेडरल हो जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में, जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है उस टाइम पे सारी पावर सीएम की खत्म हो जाती है। एक तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको डिटेल में हम आगे देखेंगे कि सीएम की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा इंदिरा गांधी का पीरियड, याद है? इंदिरा गांधी के पीरियड में इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी बहुत ज्यादा हमेशा पॉलिटिकली न्यूज में रहता है। क्या हुआ था वहां पे? स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल कर लिया गया था बहुत ज्यादा। तो इमरजेंसी की, सपोज वॉर वगैरह हुआ अपनी कंट्री पे, अगर किसी ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने या चाइना ने, इस तरह की सिचुएशन बनी, तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, अब उस पर भी जब हम आगे चलेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देखेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि क्यों आखिर हम लोगों ने इस तरह का मिक्स कॉम्बिनेशन चुना था। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है उसके पीछे, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्टार्टिंग में जब बनाया जा रहा था तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए और जो भीमराव अंबेडकर जी हो गए, तो ये लोग क्या चाहते थे कि हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट हो एक तरीके से। लेकिन जब नेशन का पार्टीशन होने की बात आई, टू नेशन थ्योरी की बात आई, और जब मैसेकर्स देखा उन्होंने, और दूसरी तरफ देखा था कि प्रिंसली स्टेट जो है वो बार बार अलग होने की बात कर रहे थे, तो कंट्री टूटने की तरफ जा रही थी, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि ऐसी सिचुएशन में सेंटर को पावरफुल होना जरूरी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना था उनको कि अगर हमने सेंटर को पावरफुल बना दिया तो वो स्टेट गवर्नमेंट को अपने हिसाब से फिर काम करवाएगा। तो इसीलिए कि उन्होंने जानबूझ के फेडरल गवर्नमेंट का जो फेडरल फीचर है वो रखा, और साथ में यूनिटरी दे दिया कि अगर कभी इमरजेंसी की सिचुएशन कल के दिन आ जाती है तो ऐसी भी सिचुएशन को टैकल किया जा सके। ये पहले यही मूड था उनका। अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू जी का, वो बड़े कन्विंस थे इस चीज को लेके, और अंबेडकर जी इस चीज को लेके बड़े कन्विंस थे कि नहीं, हम फेडरल गवर्नमेंट लेके आएंगे। लेकिन फिर अंबेडकर जी का व्यू थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इन सब चीजों को लेके, कि देखा उन्होंने कि अगर सपोज ये चीजें हुई, और दूसरा उनका ये भी परसेप्शन था एक कि अगर हमने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया तो फिर वहां पे क्या होगा कि जो दलित वगैरह हैं उनके लिए प्रॉपरली लॉ नहीं बनेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ होने जरूरी है। इस वजह से भी उन्होंने सेंटर को पावरफुल किया था। सो अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है आप लोगों का कि जो हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, एक और साइड टाइप बचा हुआ है ना, तीसरा, हाँ, फ्लेक्सिबल और रिजिड। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। रिजिड का मतलब है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कराने में प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखें, कि अगर जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए है ना,
कि हम फ्रीक्वेंटली सुनते हैं कि अभी रिसेंटली जीएसटी को लेकर अमेंडमेंट हुआ था, उसके पहले भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। इवन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था तो 1951 में ही पहला अमेंडमेंट हो गया था, 9 शेड्यूल जोड़ा गया था जिसके तहत फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो रिजिड अगर होता सपोज अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो ये चीज नहीं कर पाते। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें चेंजेस ना कर सके आसानी से, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे प्रोसेस चेंजेस करने की स्ट्रिक्ट हो। और फ्लेक्सिबल क्या है, जहां पे आसानी से उसको चेंज किया जा सके। अब दोनों के अपने फायदे नुकसान भी है। फ्लेक्सिबल में क्या है कि सोसाइटी के हिसाब से जो सोसाइटिकल इन्वायरमेंट चल रहा है, जैसे अमेरिका में देखो कि ब्लैक लाइव मैटर्स का इशू चल रहा था अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा। अब अगर सपोज उनका जो पॉलिटिकल इशू है, जो सोसाइटी उनकी डिमांड है, अगर उनको चेंजेस करना है अमेरिका में तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पे रिजिड प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। अब वही चीज तो ये एक चैलेंज हो जाता है कि अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप आसानी से सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रिवोल्ट वगैरह हो रही है उनको रोका जा सकता है। लेकिन एक नुकसान भी है उसका। नुकसान ये है कि आसानी से चेंज हो जाएगा तो इनस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो चेंज होती रहेगी, कभी किसी की गवर्नमेंट है कभी किसी की गवर्नमेंट है। तो फिर फ्लेक्सिबल में क्या करेगा कि अपने बेनिफिट के हिसाब से उसको चेंज करता रहेगा। तो ये एक चैलेंज हमेशा रहता है। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात कर रहे थे, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्टेबिलिटी दे देता है और कंटिन्यूटी दे देता है, लेकिन अगर कोई चेंज करने हैं तो फिर उसमें डिफिकल्टीज आते हैं। तो फिर चैलेंज रहता है कि रिवोल्ट वगैरह विरोध जो है गवर्नमेंट का वो हो जाए। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों का कॉम्बिनेशन के तौर पर देखते हैं उसको। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोसेस जो हैं, अभी हम जब अमेंडमेंट प्रोसेस देखेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आएगा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपली भी चेंज करते हैं और कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो डिफिकल्टीज भी लाते हैं, जैसे जीएसटी। अब जीएसटी पास जब स्टार्ट हुआ था, अगर आप लोगों ने कभी न्यूज पढ़ी हो तो जो हमारे पीएम थे लगभग 2002 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ये 2002 के टाइम पे पहली बार इसका कॉन्सेप्ट राइज हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। अब सोचो पास होते हुए कितना टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि वो रिजिड प्रोसेस से पास होना था कि पहले पार्लियामेंट पास करेगा, फिर स्टेट के पास जाएगा, स्टेट सेपरेटली अलग अलग पास करेंगे, फिर पार्लियामेंट आएगा, तब जाके वो पास होगा। तो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्यों रखा गया? क्योंकि हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को चेंज नहीं करवाना चाहते थे। इसीलिए कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल भी और रिजिड भी है। जब हमें स्टेट का फॉर्मेशन करना हो, जैसे नए राज्य बनाने हो, तो वहां पे बड़ी सिंपल प्रोसेस है। अभी हम आर्टिकल देखेंगे जब 2 और 3 आर्टिकल, तो ये चीज समझ में आएगी कि स्टेट बनाना बड़ा आसान प्रोसेस है, उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना। या जैसे हम देखें कि किसी की सैलरीज वगैरह बढ़नी होती है एमपीज एमएलए की, तो वो बड़ा आसानी से बढ़ जाती है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। अगर वहां रिजिड भी होता तो भी हो जाता, क्योंकि उस चीज पे सभी एग्री कर जाते हैं, आसानी से कंसेंसस बनता है उस चीज पे, कोई विरोध नहीं करता। अब यहां पे बात आती है, नेक्स्ट है डेमोक्रेसी की, जो हम बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, क्या डेमोक्रेसी होने से कॉन्स्टिट्यूशन, अगर सपोज वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पे डेमोक्रेसी होगी क्या? इज इट कंपल्सरी? अगर सपोज किसी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पे क्या डेमोक्रेसी होगी? जरूरी है ये? नहीं। एग्जैक्टली कि डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेसी हो ना हो ये जरूरी नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखना कि इस तरह के जो फ्लिप वाले क्वेश्चन है ना, वो कई बार कंफ्यूज कर जाता है, पूछ लेता है यूपीएससी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो किसी भी टाइप का हो सकता है, मोनार्की भी हो सकती है, एरिस्टोक्रेसी भी हो सकती है, ठीक है, एक और थियोक्रेसी होती है जहां पे रिलीजियस पीपल्स जो रूल करते हैं वो भी हो सकता है, डेमोक्रेसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का काम है एक तरीके से कर्व करना गवर्नमेंट की पावर को, तो वो मोनार्क में भी कर्व करेगा, उसकी पावर को भी रोकेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। ये चीज 100% है। सो डेमोक्रेसी है क्या बेसिकली? कि डेमोक्रेसी 2 वर्ड से, जैसे हमने पहले बताया कि डेमोस एंड क्रेशिया 2 वर्ड से बना है, जिसका मतलब पावर यानी कि रूलिंग होना है। कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब है पावर। अगर हम इब्राहिम लिंकन के टर्म्स में बोलें कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, जो जनरली हम पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों का शासन, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, ये डेमोक्रेसी का मतलब है। तो डेमोक्रेसी के अब हम फंक्शन से उसको सही मायने में समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में होती क्या है।
कि सबसे पहली चीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स रूल एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव हैव पावर टू मेकिंग फाइनल डिसीजन। कि डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि बेसिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंट, कि हम और तुम अपने एमपीज एमएलएस को चुनते हैं, वो डेमोक्रेसी का फीचर है सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा है इलेक्शन आर कंडक्टेड फ्री एंड फेयर, जो हम अभी बात कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है डेमोक्रेसी के लिए वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। कि जैसे अभी कई बार ईवीएम कंट्रोवर्सी देखने मिलती है, बहुत बार ईवीएम को लेके कंट्रोवर्सीज देखने मिल रही हैं। तो अगर रियलिटी में वो अगर मिथ भी है, ठीक है, वो हम लोग मानते हैं कि मिथ है, प्रूव भी कर चुके, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर सपोज वो सही होता तो वो फ्री या फेयर इलेक्शन होता, नहीं होता। या जैसे 85 से 90s के दौर के अगर पुरानी मूवीज देखी हो तो उसमें देखते थे कि इलेक्शन होते थे तो वहां पे डिब्बे उठा के ले गए और वोटिंग अपने हिसाब से डाल दिए, अपने हिसाब से लोगों को इलेक्ट कर लिया। तो क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं है। या आज के दौर में जो हम अभी बात कर रहे थे कि जिस तरीके से लोगों को सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू परसुएड किया जाता है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है उनको, कहने के लिए हम मानते हैं डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर हम रियलिटी में उसको एनालाइज करने चले गए वहां पे तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं रियलाइज होती है कि नहीं, हमें तो हमारे मेंटल लेवल को, जैसे गांव वगैरह में है, अब उनको तो पता ही नहीं है कि उनको किस तरीके डिसीजन लेना है। या जैसे अभी देखा होगा कि जब कैब की बात हुई थी या सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात हुई थी तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे जहां पे उन लोगों को पता ही नहीं था उसका मीनिंग क्या है। वो कैब की बात कर रहे थे कि वो जो लोकल कैब चलती है उनको सरकार बंद कर रही है, ये सिचुएशन थी, उनको पता ही नहीं है कि क्यों विरोध करने जा रहे हैं। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो वो रियलिटी में डेमोक्रेसी नहीं मान सकते हम उसको। तो जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसे अपने यहाँ बात मना है कि रिलीजन के बेसिस पे, अपने यहाँ जब हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ने रूल बनाया जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि आप कास्ट, रिलीजन, इन सारे आइडेंटिटी का यूज करते हुए वोट नहीं मांग सकते। ये एक टूल है एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए, बट आज के डेट में देखो तो सबसे ज्यादा वही यूज हो रहा है, रिलीजन, कास्ट और यही सब चीजों पे तो अपनी पूरा इलेक्शन प्रोसेस काम करता है। अगर यही हटा दें तो फिर बचेगा क्या? वोट किस बेसिस पे मांगेंगे? तो ये चीज जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो इस चीज को याद रखना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। इसी तरह से अडल्ट फ्रेंचाइजी, अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब कि सभी लोगों को वोटिंग। पहले के टाइम पे देखते थे कि अमेरिका वगैरह में कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी कि कुछ लोगों को वहां पे वोट देने की पावर मिला हुआ था। सबको बिल्कुल, जैसे इंडिया इकलौती कंट्री मानी जाती है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही सबको इक्वली वोटिंग राइट्स मिले थे, इंक्लूडिंग वुमेन। नहीं तो बाकी की अगर वेस्टर्न कंट्रीज देखें तो वुमेन राइट्स को लेके, वुमेन की जो वोटिंग राइट्स को लेके बड़े वहां पे रिवोल्यूशन हुआ है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है वहां पे, तब जाके वहां पे फीमेल्स को वोटिंग राइट मिला है। इंडिया में ये चीज आसानी से मिली है। तो अडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट है कि सभी लोगों को वोट देने की पावर हो। फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल आर प्रोटेक्टेड, कि अगर फंडामेंटल राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं डेमोक्रेसी के लिए, अगर डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो फिर वो एक तरीके से ऑटो, जैसे हमने बताया ना कि ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, कि वहां पे फिर मेजॉरिटी की तानाशाही चलेगी। या अगर सपोज फंडामेंटल राइट्स हैं भी और उन पे बहुत ज्यादा लिमिटेशन लगाने के लिए गवर्नमेंट को पावर दे दें तो फिर गवर्नमेंट वो उनको कर्व करता हुआ चला जाएगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आईपीसी 144 लगती है, सुना है इसके बारे में, धारा 144, तो धारा 144 लगाते ही पहले के टाइम पे क्या हो रहा था, जब सीए वगैरह का काम चल रहा था, कि हमारा जो वो है एक तरीके से कहें इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता था, कर्व कर दिया जाता था, है ना, कि जब भी आईपीसी 144 लगती थी गवर्नमेंट उठा के सबसे पहले इंटरनेट बंद करती थी। तो अब केरला हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दे दिया कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो फंडामेंटल राइट कम से कम हमारे लिए डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी है। डेमोक्रेसी में अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी होती कितने टाइप की है। पहली है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे लॉ मेकिंग की प्रोसेस जो है वो बेसिकली पीपल्स के हाथ में हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में।
यानी कि हम आप लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। अगर सपोज कोई लॉ बन रहा है तो हमसे पहले व्यू लिया जाए। तो बहुत सारी कंट्रियों में इस तरह का काम होते हैं कि वहाँ पे, जैसे स्विट्जरलैंड, या अगर हम एक और बढ़िया एग्जांपल दें, आप लोगों ने ब्रेक्जिट का नाम सुना है? ब्रेक्जिट एक टर्म यूज होता है ईयू से। ईयू एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी इंटरनेशनल रिलेशन जब देखेंगे तो वहां पे देखेंगे, तो ईयू से वहां पे, इसका ईयू एक ऑर्गेनाइजेशन है लगभग 28-29 कंट्रीज का उसका मेंबर था ब्रिटेन। उसको अलग होने के लिए वोटिंग हुआ था, लोगों से पूछा था। तो इस तरह की चीजें जब हो तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। 100% डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसी वर्ल्ड में नहीं है, पॉसिबल भी नहीं हो पाती। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, कहने का मतलब ये है कि जहां पे लोग पार्टिसिपेट करें लॉ मेकिंग प्रोसेस में। और इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करते हैं। अब टाइप ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्या है? जहां पे पार्टिसिपेटिव सिंपली कि जहां पे रेफरेंडम और प्लेबिसाइट, आपने रेफरेंडम और प्लेबिसाइट जैसी चीजों का नाम सुना है? नहीं सुना? याद होगा आप लोगों को कि जूनागढ़, ठीक है, 3 रियासतें, जब इंडिया आजाद हुआ 3 चीजों पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। एक जूनागढ़ को लेके, एक हैदराबाद को लेके, एक जम्मू कश्मीर को लेके। तो हैदराबाद को तो हम लोगों ने पुलिस मैकेनिज्म से कंट्रोल कर लिया था, जूनागढ़ में हम लोगों ने प्लेबिसाइट कराया था, ठीक है, और वहां के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए रेफरेंडम की बात हुई थी। प्लेबिसाइट में क्या हुआ था कि लोगों से एक्चुअल में पूछा गया था, वेयर पीपल यूज इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम टू मेक कंट्रीब्यूशन टू देयर गवर्नमेंट। कि वहां पे लोगों से पूछा गया था कि वहां पे मुस्लिम रूलर था और पब्लिक जो है वो हिंदूज थी, वहां से लोग, वहां की पब्लिक से पूछा गया था कि वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं या पाकिस्तान का। तो वहां पे रूलर ने डिसाइड नहीं किया था, बल्कि वहां की पॉपुलेशन ने डिसाइड किया था। तो इस तरह के जब टूल्स हों तो वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहलाती है। लेकिन वहीं पे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पॉलिसी और रिफॉर्म्स के लिए जनरली यूज होती है। कि जहां पे सपोज हमने, आप लोगों ने 10 लोगों का एक ग्रुप बना के एक छोटा सा मॉडल तैयार किया किसी चीज के लिए, पॉलिसी मेकिंग का। जैसे देखते हो ना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना है? छोटे छोटे जो ग्रुप बना दिए जाते हैं वेलफेयर के लिए, कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इस तरह के जो ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं। तो हमने क्या किया कि मान लो 10 लोगों का एक ग्रुप फॉर्म किया और उसमें कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करी और उसके अच्छे रिजल्ट आए तो हमने गवर्नमेंट को दे दिया। फिर गवर्नमेंट उसको पूरे इंटायर कंट्री में उसको इंप्लीमेंट कर दे। यानी कि पहले सिटीजन किसी रिफॉर्म या पॉलिसी पे काम करें एक छोटा मॉडल पे, फिर उसके अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर उसको पूरे गवर्नमेंट जो है पूरे कंट्री में उसको अप्लाई करती है। इस तरह का जो सिस्टम होता है वो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में आता है। अब इसी तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके भी 2 टाइप हैं। इसमें क्या है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और उसके बाद एक मिनट आप लोग वेट करिएगा। दूसरा है प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? जैसे कि अपने यहाँ पे है, जहां पे पार्लियामेंट 2 हाउस हैं। कि अपने यहाँ क्या है? 2 हाउस हैं, एक लोकसभा, ठीक है, दूसरा है राज्यसभा। तो इस तरह का जहां पे सिस्टम हो वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है और दूसरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। अपने क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर काम करता है। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी हम आगे चल के दे देंगे। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? पावर इज गिवन टू लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। These government have also an executive branch but with less power। कि अपने यहाँ क्या है? पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अभी हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे। जैसे होता क्या है कि 3 ब्रांच होती है किसी भी कंट्री के अंदर। एक होती है लेजिस्लेचर और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? कि लॉ मेकिंग का काम करना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? जो एग्जीक्यूट कराने का काम करता है कि जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया उसको एग्जीक्यूट कराए। और जुडिशरी उस पे चेक एंड बैलेंस रखने का काम करती है। इस तरीके से अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहां पे पार्लियामेंट लॉ मेकिंग का काम करती है, जैसे इंडिया, ब्रिटेन। प्रेसिडेंशियल जहां पे प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेट पावर हो, लाइक यूएस। लॉ मेकिंग का काम जो है वहां पे प्रेसिडेंट वगैरह का काम मेन काम होता है। अल्टीमेट पावर जो है
यहाँ पे पीएम को मिलती है, वहां पे प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ये चीज डिसाइड करती है कि किस टाइप की डेमोक्रेसी है। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे सेपरेशन ऑफ पावर की, ये है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉन्टेस्क्यू से स्टार्ट हुआ था। मॉन्टेस्क्यू के पहले भी अगर एक और नाम लें हम तो जेएस मिल का आता है। एक्चुअल में जेएस मिल ने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। जेएस मिल ने क्या किया था कि दो ब्रांच में बांटा था, एक लेजिस्लेचर और दूसरा जुडिशरी। उन्होंने लेजिस्लेचर को उसी में इंक्लूड करा दिया था। फिर मॉन्टेस्क्यू ने उसका प्रॉपर डिवीजन किया था और उन्होंने तीसरी ब्रांच बनाई। कारण क्या था? सबसे पहले लॉजिक समझ लो, इसका अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। अगर सपोज डेमोक्रेसी के अंदर हम सारी पावर, चाहे वो लेजिस्लेचर की हो, चाहे जुडिशरी की हो, चाहे एग्जीक्यूटिव की हो, अगर एक ही पर्सन को सपोज दे देते हैं, सिंगल पर्सन को, क्या होगा? इससे तानाशाही आ जाएगी। सपोज मान लो कि अमित शाह हो या हमारे पीएम हो, किसी एक पर्सन के हाथ में सारी पावर हो, लेजिस्लेचर की, जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की, कि वही नियम बनाए, वही एग्जीक्यूट कराएं, वही उस पर जजमेंट दें। होगा क्या कि वो फिर अपने हिसाब से चलेंगे, वो एक तरह से मोनार्क वाली स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए कि डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए ये चीज डिवाइड होना जरूरी है कि पावर अलग अलग हो, इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर को इंक्लूड किया गया था। इसीलिए डिसाइड किया गया था कि जुडिशरी जो है वो जो भी काम करेगा, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, उनको कंट्रोल करेगा। ये तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जैसे सपोज पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, मान लेते हैं पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया, या जैसे फंडामेंटल राइट, जैसे आधार है, तो आधार पे पार्लियामेंट ने ही तो बनाया था, लेकिन वहां पे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ था। जुडिशरी ने क्या किया? तुरंत उठा के उसके ऊपर रोक लगा दी, उसका जो प्रोविजन वायलेट कर रहा था उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। इसी तरह से सपोज एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम करता है कि अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया लेकिन एग्जीक्यूटिव उसको टास्क परफॉर्म करने में कोई गलतियां कर रही है, ठीक है, जैसे अभी ऊपा की बात होती है, ऊपा एक जो लॉ बनाया है सरकार ने, अभी उमर खालिद और कई सारे लोगों को उसमें अरेस्ट भी किया गया है। तो अगर मान लो जानबूझ के हमें या तुम्हें किसी को ऊपा जबरदस्ती लगा दे तो ये तो गलत चीज हो जाएगी ना। तो कौन इस चीज को चेक करेगा? वो जुडिशरी। तो जुडिशरी एक बेसिकली पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करके रखती है, एग्जीक्यूटिव को भी, लेकिन ये दोनों इनको भी, जुडिशरी को भी कंट्रोल करते हैं। कैसे? अगर मान लो करप्शन वगैरह हुआ है या कुछ इस तरह की चीजें हुई तो एग्जीक्यूटिव, सीबीआई, तुरंत सीबीआई जांच हो सकती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो तो एक तरीके से, तो जुडिशरी को कंट्रोल कर रही है। पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि जजेस के इम्पीचमेंट प्रोसेस, के जजेस को हटाने की पावर वो पार्लियामेंट के पास है। तो ये भी इनको कंट्रोल करके रखता है। तो तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करके बैलेंस का काम करते हैं एक दूसरे से। अभी सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में, इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं मेंस में, उसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो ये पूरा जो है एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अब जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है वो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पहले एक चीज समझते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 3 प्राइमरी चैलेंज थे हमारे सामने, 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। क्या? सबसे पहली, यूनिटी ऑफ नेशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस डेवलपमेंट की बात हो रही थी, क्रिप्स मिशन वगैरह, तो हम लोग जान चुके थे कि हमारे यहाँ 2 नेशन थ्योरी आ चुकी थी पाकिस्तान डिवाइड होने की। अब जब पाकिस्तान डिवाइड होने की बात आ रही थी तो बाकी अदर जो वो हैं, अदर प्रिंसली स्टेट थे, वो भी कहीं ना कहीं अलग होने की बात करने लगे थे। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई थी कि अब हमें अपने नेशन को यूनाइटेड रखना है, ये चीज बहुत जरूरी है, और इस तरह के डेवलपमेंट फ्यूचर में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे सामने थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने जो प्रॉब्लम थी वो थी यूनिटी ऑफ नेशन की बात। दूसरा जो प्रॉब्लम था सबसे बड़ा, वो था सोशल वेलफेयर। कि हमारे यहाँ देख चुके थे कि अंग्रेजों के टाइम पे ना एजुकेशन प्रॉपरली थी, ठीक है, कास्ट सिस्टम और इन सब चीजों में हम बहुत एक तरीके से बटे हुए थे, पॉवर्टी बहुत ज्यादा था, हंगर बहुत ज्यादा था, ठीक है, फेमाइन वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो अब ऐसा इस चीज को इंश्योर करना कि गवर्नमेंट जो आए
वो इन सब चीजों पे ध्यान दे कि गवर्नमेंट, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो जो गवर्नमेंट आए वो इन सब सोशल इश्यूज को इंश्योर करे। देखा है जैसे अपने राइट टू एजुकेशन की बात होती है, फ्री एजुकेशन की बात होती है, तो वो फ्री एजुकेशन, यही सारी चीजों पे ध्यान रखा गया था उस टाइम पे। तीसरा प्रॉब्लम जो था वो था बेसिकली कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की रेपुटेशन, जो रेपुटेशन है इंडिया की, उसके बारे में कि एक इंडिया को एक रेपुटेटेड कंट्री बनाए। जैसे आज की डेट में देखते हो कि अगर हम पावर की जब बात करते हैं, पावरफुल कंट्रीज की बात करते हैं, तो फोर्थ हम लोग एक तरीके से सुपर पावर के तौर पे देखे जाते हैं कि फोर्थ पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड में। तो ये कैसे डेवलप हुआ, तो यही चीज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हमें समझ में आएगी कि कैसे कैसे। अब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट दो फेजेस में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। दो फेजेस में इन द सेंस कि दो तरीके से, कि एक तो इंडियंस ने डेवलप किया कॉन्स्टिट्यूशन को, दूसरा जो है वो ब्रिटिशर्स ने किया था। हम दो हिस्सों में उसको जनरली डिवाइड करते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने जो डेवलपमेंट किया वो 4 फेजेस में देखते हैं हम उसको। पहला है अर्ली फेज, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बनने की शुरुआत हुई थी, ठीक है, जब वो बन के और इंडिया में आई स्टार्टिंग में, तो जो स्टार्टिंग फेज में जिस तरह के उसने काम किए, जिस तरह की उसकी पावर थी, वो सारी चीजें अर्ली फेज में आती है। वहां से हमने बहुत सारी चीजें सीखी, सेंट्रलाइजेशन की पावर सीखी, ठीक है, किस तरह से हमें फाइनेंस को कंट्रोल करना है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो हो गए, वो सारी चीजें हमने जानी। दूसरा था पार्लियामेंट्री कंट्रोल एंड मुगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, की वहां पे एक तरफ ब्रिटेन की पार्लियामेंट उसको कंट्रोल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, दूसरी तरफ मुगल रूल था, वो भी एक तरीके से कंट्रोल कर रहा था। तो ये फेज, इस पीरियड में किस तरीके से नए एक्ट आए, नई नई चीजें आई, वो चीज हमें देखना है। तीसरा है वायसरायज एज, कि जब हमारे यहाँ 1857 में फर्स्ट फ्रीडम वॉर की बात हुई थी, कि फर्स्ट इंडिपेंडेंसी वॉर की जब बात हुई थी, तो उसके बाद जो महारानी थी वहां पे की क्वीन थी, उन्होंने एक्चुअल में पूरा कंट्रोल ले लिया था। तो उसके बाद किस तरह का डेवलपमेंट हुआ वो चीज, और लास्ट, सबसे लास्ट में जो एम्पायर ने लॉ बनाए हैं, जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स हो गया और साथ में क्या कहते हैं 1935 एक्ट हो गया, ये सारी चीजें। तो 4 फेजेस में हम पूरे ब्रिटिशर्स का डेवलपमेंट जो है वो देखेंगे। सबसे पहला जो अर्ली फेज जो है कि 1600 के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कि जब वहां की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने एक चार्टर बना के कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स प्रोवाइड करे थे इंडिया के लिए, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी, और वहां से उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को बना के उनके ट्रेडिंग राइट्स प्रोवाइड कराए गए थे उनको, कि वो जाके डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड कर सकें। तो जब वो इंडिया आए तो फिर उसी के साथ उन्हें बहुत सारी पावर मिली। पावर किस चीज की, कि बेसिकली कि उनको पावर मिली एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर मिली, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है कि वो अपना जो ट्रेड है एक्सपैंड कर सकें उनसे रिलेटेड। तो ये सबसे पहला स्टेप था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। हमें तो अब पता ही नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या जो लॉज वगैरह की मेकिंग, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम चल रहा था, ठीक है, वो सारी चीजें थी। तो इसी वजह से तो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर यहां से हमें पहली बार पता चला। साथ में ईसी जब आई तो उसका जो कंट्रोल है वो धीमे धीमे एक्सपैंड करने लगा, कि उसने ट्रेडिंग राइट्स यहाँ पे फरमान वगैरह इशू कराया, धीमे धीमे अपने आप को एक्सपैंड करा, फिर कई सारे राजाओं के साथ जुड़ना स्टार्ट कर दिया, अपनी पावर को धीमे धीमे वो एक्सपैंड करता चला जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। कई राजाओं को सपोर्ट करके उसने जो है कई सारे पैसे वगैरह हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे कि अर्न किया था, तो उनकी पावर कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। तो अकेला स्टार्टिंग में क्या मिला था, सिर्फ उन्हें इंग्लिश सब्जेक्ट्स, यानी कि सिर्फ ब्रिटिशर्स से रिलेटेड वो लॉ बना सकते थे। मतलब जो कंपनी के जो मेंबर हैं ब्रिटिशर्स, जो यूरोपियन आए थे, वो स्टार्टिंग में सिर्फ उन्हीं के लिए लॉ बना सकते थे, इंडियन मेंबर्स के लिए नहीं बना सकते थे। लेकिन उनकी जब पावर बढ़ती चली गई तो उनकी और पावर के साथ में नए चार्टर्स आए, और नए चार्टर से क्या हुआ कि उनकी पावर्स और बढ़ी, कि इशू क्वाइनेज, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एंड पनिश इंटरलूपर्स, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसमें क्वाइनेज की पावर, कि अब उनको नए चार्टर से बेनिफिट हुआ कि फाइनेंशियल पावर मिलनी शुरू हो गई, कि वो नए सिक्के वगैरह अपने यहाँ पुराने से जो करेंसी वगैरह चलती थी उनको उन्होंने धीरे धीरे अपने लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। तो वो चीज हमने भी सीखी कि फाइनेंशियल पावर कैसे मैनेज करी जाती है, किस तरह से रेगुलेट करना है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें समझ में आई।
उनके चार्टर के थ्रू, कि किस तरीके से हमें उसको फाइनेंशियल पावर को मैनेज करना है, कैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस जो है वो डेवलप करना है, वो हमें अर्ली फेज में है, यहां से समझ में आया। चार्टर एक्ट ग्रांटेड ज्यूरिडिक्शन इंग्लिश सब्जेक्ट बट इट सून फाउंडेड इटसेल्फ डीलिंग विथ क्लेम ऑफ इंडियन। नेक्स्ट जो चीज हुई कि पहले तो उनको जो चार्टर था वो सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट पे ही ज्यूरिडिक्शन मिल रहा था। जैसे कि हमने बताया कि स्टार्टिंग में जब महारानी ने चार्टर बना के दिया तो क्या था, सिंपली कि उनको एक सिंपल तरीके से पावर मिल गई कि हाँ वो अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाए, इंडियंस उनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन धीमे धीमे पावर बढ़ती गई, वो टेरिटरी ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दिया, नए नए ब्रांचेस उन्होंने खोल दी, फोर्ट बना लिए, तो उसी के साथ वो इंडियन से रिलेटेड भी जो भी उनके साथ ट्रेड वगैरह करते थे उनसे रिलेटेड भी उन्होंने लॉ बनाने स्टार्ट कर दिए। तो कुल मिला के जो पावर है वो धीमे धीमे एक्सपैंड करने लगी यहाँ पे। अब जब पावर एक्सपैंड करने लगी तो फिर थोड़ा सा कंपनी को वहां पे जो वो थी पार्लियामेंट थी उसको टेंशन आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे पूरे इंटायर इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो पावर ग्रो कर रही थी उससे ब्रिटिश पार्लियामेंट को टेंशन राइज हुई। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उसका कारण था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहां पे मोनार्की के साथ टसल में थी। एक फैक्ट बताता हूं जो शायद इससे तुम्हारे सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे कि हुआ ये था कि 1600 के फेज में, मतलब 1600 के टाइम पे वहां पे मोनार्क वर्सेस पार्लियामेंट की लड़ाई चल रही थी ब्रिटेन के अंदर। मतलब जो वहां के राजा हुआ करते थे वो जो पार्लियामेंटेरियन होते थे, मतलब जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, तो उनके बीच में टसल चल रहा था। तो हुआ ये कि वहां पे प्यूरिटन रिवॉल्यूशन एक नाम की वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ था, प्यूरिटन रिवॉल्यूशन। उसमें क्या हुआ कि वहां के जो राजा हैं उनको मार दिया था और पार्लियामेंटेरियन को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, जैसे हमारे यहाँ कई सारे लोग अभी किसान इसके लिए बिल के लिए विरोध कर रहे हैं ना, उसी तरह से पार्लियामेंट का सपोर्ट करने वाले लोगों ने मोनार्क को जो राजा थे उनको मार दिया प्यूरिटन रिवॉल्यूशन में। और 1 साल के लिए वहां पे पार्लियामेंट का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन धीमे से किसी तरह से वहां पे वापस से मोनार्की आई। फिर बाद में एक और रिवॉल्यूशन हुआ, पार्लियामेंट रुके नहीं यहाँ पे, एक और रिवॉल्यूशन उन्होंने करवा दिया, वो था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इसमें बिना ब्लड बात के सिंपली ये डिसाइड हुआ कि मोनार्क अपनी कुछ पावर पार्लियामेंट को देंगी। मोनार्क की पोस्ट खत्म नहीं होगी, आज भी देखो महारानी का जो पोस्ट है वो बना हुआ है, लेकिन अब उनकी सारी पावर पार्लियामेंट के पास आ गई। वो एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव मात्र है वहां पे, जैसे अपने प्रेसिडेंट है वैसे ही वहां पे रिप्रेजेंटेटिव मात्र, उनके पास पावर नहीं है। तो यही चीज हुआ कि मोनार्क ने कुछ पावर यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, पार्लियामेंट भी बन गया और मोनार्क भी बन गया, दोनों लोग बैलेंस हो गए कुल मिला के। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे हमने बताया था कि मोनार्क ने डेवलप किया था, है ना, मोनार्क ने डेवलप किया था। अब मोनार्क ने डेवलप किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर धीमे धीमे बढ़ भी रही थी। तो यहां पे पार्लियामेंट को टेंशन हो गया कि अगर मोनार्क की पावर वापस बढ़ी तो फिर हमें ये निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई अब जरूरी हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाए, नहीं तो ये हमें खत्म कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने धीमे से वहां पे नए सारे लॉज बना के क्रिएट किए और पहला जो लॉ बनाया चार्टर एक्ट 1726। चार्टर एक्ट जो है पार्लियामेंट ने वहां पे पास किया और उसके तहत मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा जो है, इन जो टेरिटरीज हैं इनको एक्चुअल में कंट्रोल करना शुरू किया। जैसे स्टार्टिंग में कैलकाटा में आए थे, फिर मद्रास बना, फिर वहां पे हमने देखा था बॉम्बे भी बना। तो इस तरीके से 3 एरियाज पे ज्यादातर कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। तो इनको कंट्रोल करने के लिए चार्टर एक्ट 1726 एस्टैब्लिश किया गया। ये पहला लीगल एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरफ से। पहला वाला था वो तो क्वीन ने बनाया था चार्टर, ठीक है, लेकिन ये पार्लियामेंट ने इनको कंट्रोल करने के लिए पहला लॉ बनाया। तो इस चीज से हमें ये समझ में आया कि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग का काम करता है। मतलब ब्रिटेन में पार्लियामेंट डेवलपमेंट हुई तो पार्लियामेंट किसी को भी रेगुलेट करने के लिए लॉ बना सकता है, जैसे हमारी पार्लियामेंट करती है। तो अर्ली फेज में हमें ये चीज समझ में आई कि पार्लियामेंट का बेसिकली काम क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। फिर दूसरा फेज जो है वो था पार्लियामेंट्री कंट्रोल का। अब इंग्लिश विक्ट्री इन प्लासीज, प्लासी और बक्सर के टाइम पे आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्लासी की बैटल हुई, बक्सर की बैटल हुई। उस बैटल से बेनिफिट ये मिला इनको कि इनके पास दीवानी राइट्स बिहार, बंगाल और उड़ीसा के वो मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट्स का मतलब क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन, कि जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने की जो पावर है
वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई प्लासी के वजह से, और बक्सर दोनों का इंक्लूड कर दें तो दीवानी राइट्स इनके पास आ गए। अब दीवानी राइट्स इनके पास आ गए तो इनका जो प्रॉफिट मेकिंग है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी है तो उसका काम ही है प्रॉफिट अर्न करना, तो इनके पास तो पैसा ही पैसा आना स्टार्ट हो गया, सिंपल सी बात है। तो सेम टाइम पे ब्रिटेन में जो है फिस्कल प्रॉब्लम्स भी राइज होनी शुरू हो गई, तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारे कंट्रोल में, उससे ही पैसा अर्न कर लिया जाए। सिंपल सा लॉजिक है कि जब पार्लियामेंट ने देखा कि हम तो भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल ही रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारी ही है, हम लॉ बना के इससे क्यों ना और पैसा अर्न कर लें। तो इस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और टाइट कंट्रोल करना शुरू कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इन्होंने साथ में नए नए चीजें डेवलप करी कि कहने के लिए जो मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो करप्शन वगैरह रोकने के लिए उस तरह के लॉज जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे डेवलप करने स्टार्ट कर दिए। ये चीज हुई। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, यहां से नया पाथ जनरेट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्या चीज हुई है यहां पे? फर्स्ट ट्रांसफर द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री प्रेसिडेंसी बाय प्लेसिंग बॉम्बे एंड मद्रास इन सबसर्वेंस टू बंगाल। कहने का मतलब यह है कि बंगाल को सुपीरियर बना दिया और मद्रास और बॉम्बे दोनों को इनके अंडर ले आए। पहले क्या थी, तीनों इंडिपेंडेंट थी, सेपरेट थी, उनको कोई एक दूसरे से ज्यादा परेशानी नहीं थी। रेगुलेटिंग एक्ट से यह हुआ कि यहां पे बंगाल को सुपीरियर बना दिया और दोनों को उसके अंडर ले आए। क्या हुआ इससे कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। सेंट्रलाइजेशन जैसे आज के डेट में देखते हो अपने यहां कि पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है सारी चीजों पे, उसी तरह का सेंट्रल अथॉरिटी बना दी एक तरीके की। सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चीज यहां से समझ में आई। नेक्स्ट चीज जो इससे हुई थी वो था सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट। जो आज भी आप लोग देखते हो ना सुप्रीम कोर्ट है अपने यहां, तो इस चीज से सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट कि सेक्शन 13 जो है उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को डेवलप किया। और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या था कि जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, कंपनीज एम्प्लॉइज हैं, उनके ऊपर कंट्रोल बना के रखना, एक तरीके से उनसे रिलेटेड जो भी केस हैं उनको देखना। साथ में आइडिया ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट कि गवर्नर जनरल जो थे उनकी जो काउंसिल बनाई गई साथ में 4 लोगों की, तो एक कैबिनेट जैसे देखते हो ना कि आज के टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात होती है कि कैबिनेट मिनिस्टर काम कर रहे हैं, कि पीएम के साथ में 4-5 मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट होती है, वो कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप हुआ। तो ये चीज हमें सीखने मिली। अब लेकिन यहां पे एक चीज हुई कि सुप्रीम कोर्ट बनने की वजह से एक्चुअल में कंपनी के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टसल स्टार्ट हो गई थी। टसल इन द सेंस, किस सेंस में कि हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पावर मिल गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी लॉ बनाए, सुप्रीम कोर्ट आके उसमें टांग अड़ा देती है। सुप्रीम कोर्ट आ चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये हुआ कि कोई भी लॉ बनाए, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया। ये प्रॉब्लम हो गई। तो यहां से एक चीज हमें सीखने मिली कि जुडिशरी के साथ प्रॉब्लम किस टाइप्स की होती है। जो प्रॉब्लम्स है जुडिशरी का, जो आज के डेट में देखते हो ना कि एग्जीक्यूटिव और उसकी क्या कहते हैं लेजिस्लेचर की लड़ाई है, या कभी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट कई बार गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल रहा है, कि कभी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बोल रहा है। तो इस तरह की चीजें हमें वहां से समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी पावर देनी चाहिए। अगर ज्यादा पावर देंगे तो फिर जो रेगुलर फंक्शंस होंगे उनमें चैलेंज आएगा। नेक्स्ट है कि इंक्रीज पार्लियामेंट्री कंट्रोल from London was balanced with the reduction of judicial opposition in India. लेकिन इन चीजों को सॉल्व करने के लिए धीमे धीमे फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने फिर और लॉ को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। जैसे अब देख लिया कि उसने कि भाई सुप्रीम कोर्ट ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो उन्होंने फिर इस चीज को मॉडिफाई किया कि एक्ट ऑफ 1781 लेके आए। एक्ट ऑफ 1781 में क्या किया कि जो गवर्नर जनरल थे, जो उनकी काउंसिल थी, उनको फ्री कर दिया। फ्री इन द सेंस कि एग्जम्प्ट कर दिया वहां पे कि अगर वो कोई भी लॉ बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ज्यादा इंटरवीन नहीं करेगी। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज करी थी वो था बेसिकली कि फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरवीन नहीं होगा। जो आज तक हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर में इंटरवीन नहीं करती है बिल्कुल भी,
कि गवर्नमेंट कितना टैक्स लेना है, कितना क्या कहाँ से रेवेन्यू आना है, कितना जीएसटी कलेक्शन करना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरवीन नहीं होता है किसी भी तरह का। वो चीज हमें यहाँ से सीखने मिली, ये चीज आज तक कंटिन्यू है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है जब भी आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो इस तरह के जो पॉइंट्स है ना बड़े वैलिड हो जाते हैं, बड़े वेटेज देते हैं आपके आंसर राइटिंग में, कि ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट जो फेज है वो है वॉइसराइज एज। वॉइसराइज एज क्या था कि कंडीशंस चेंज हो गई 1858 के बाद। 1858 में सारी कंडीशन चेंज हो गई, क्योंकि 1857 में जब वॉर, वहां पे फर्स्ट इंडिपेंडेंसी वॉर हुआ तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। उसके बाद क्या किया कि महारानी ने पूरा का पूरा जो इंटायर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कंट्रोल में जो टेरिटरी थी वो पूरी अपने कंट्रोल में ले ली। क्यों? क्योंकि पूरा हो सकता था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे रहते तो जिस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे वो फिर आगे जाके चैलेंज क्रिएट कर देता। इसीलिए अब जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये प्रोक्लेमेशन में सबसे पहली चीज जो प्रिंस थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, उनके जो राजा थे, उनको एश्योर किया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी बनाई है उसको वो मेंटेन करेंगे। साथ में नए जो टेरिटोरियल पोजीशन है उसको नहीं बढ़ाएंगे। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी धीमे धीमे पावर बढ़ा के अपना जो क्षेत्र है उसको कंटिन्यूसली बढ़ाता चला जा रहा था। तो वो उन्होंने किया कि भाई हम जो है टेरिटोरियल अब जो है किसी राजा के ऊपर कब्जा करके उनकी टेरिटरी को अपने में नहीं मिलाएंगे, इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, जैसा है वैसा चलेगा। नेक्स्ट, ऑल नेटिव एंड इंडियन टेरिटरी वुड एंजॉय द सेम प्रिविलेज एज ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट, कि जो भी इंडियन है, इंडियन टेरिटरी के अंदर जो नेटिव्स हैं वो सभी लोग ब्रिटिश जैसा इक्वालिटी फील करेंगे, उनके साथ भी इक्वली ट्रीट होगा। ब्रिटिश जो लॉ है उसके थ्रू जो है बेनिफिट पाएंगे। ये चीज उन्होंने इंश्योर करी। एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस क्रीड कुड बी एडमिटेड टू द ऑफिस। जो आज भी आप आर्टिकल 15 में देखते हो ना, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 15 में इस तरह की जो चीजें लिखी हैं, वो चीज कि किसी के जन्म स्थान के बेसिस पे, जो प्लेस ऑफ बर्थ है, रेस है, रिलीजन है, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स में। तो वो चीज पहले ही जो वहां की क्वीन थी उनके जो प्रोक्लेमेशन था उसमें ये चीज है। इसी तरह से ऑल रिलीजियस ऑब्जर्वेंस वुड बी एंजॉय इक्वल इन इम्पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि जो हमारा आर्टिकल 25, 26, 27 है जो रिलीजियस इक्वलिटी की बात करता है कि आप किसी भी धर्म और किसी भी जाति में, जो धर्म के जो भगवान है, सेक्ट वगैरह हैं, उनमें किसी में भी आप बिलीफ रख सकते हो। गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करेगी। अगर आपको राम को मानना है, रहीम को मानना है, किसी में भी मानना है, तो गवर्नमेंट आपको नहीं सिखा सकती कि आप इनको नहीं इनको मानो। गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं करती वो चीज यहाँ पे भी उनके उससे देखने मिली कि वो किसी भी तरीके से रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये चीज हमें ब्रिटिशर्स से सीखने मिली। अब और भी कई सारे डेवलपमेंट वहां पे देखने मिले धीमे धीमे आगे चल के। फिर नेक्स्ट आया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंदर। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है उसने क्या किया कि वहां पे जो सुप्रीम उस टाइम पे सारे केसेस को वही देखता था, ठीक है, उसी का सुप्रीमेसी थी। स्टेट से रिलेटेड केसेस को भी उसी को देखना है कि अगर सपोज मान लो कोई दूर बैठा हुआ है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में या बंगाल प्रेसिडेंसी में और कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट है, कैसे जाएगा, कैसे मैनेज करेगा। तो इन सारी चीजों से वहां पे छोटे छोटे कोर्ट भी हुआ करते थे, लेकिन प्रॉपर लॉ के बेसिस पे नहीं हुआ करते थे। तो वो चीज यहां से इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत उन्होंने क्या किया कि नए हाई कोर्ट बनाए, जो आज भी आप देखते हो कि हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट है आज के डेट में। तो वो चीज यहां से हमें देखने मिली, ये एक चीज अच्छी डेवलप करके गए। साथ में इसी एक्ट के तहत यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम रिगार्डिंग पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, जो आप लोग देखते हो ना आईपीसी, सीआरपीसी की बात होती है, सीआरपीसी की जो बात होती है, सुना है ना, जो पुलिस जो लॉज यूज करती है आईपीसी, सीआरपीसी, वो चीज यहीं से आया और वो आज भी एज इट इज चल रहा है। वही लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं जो हमारे लिए अंग्रेज बना के गए थे, सीआरपीसी, आईपीसी। इसीलिए कई सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते भी हैं कि अब टाइम आ गया है कि आईपीसी लॉ को मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाए हैं उस टाइम पे, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बनाए थे और सर्कमस्टांसेस उस टाइम की अलग थी और आज की अलग हैं। कि पुराने टाइम पे जैसे हमने बात करा था
कि रेप हो गया या और भी इस तरह के जो हीनियस क्राइम्स हैं उस टाइम पे कम देखने मिलते थे, तो स्ट्रिंजेंट उस टाइम की पनिशमेंट उतनी हैवी नहीं है। बट आज के टाइम पे हमें फ्रीक्वेंटली देखने मिलता है, फ्रीक्वेंटली क्या हर मिनट हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन है। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए अब नए लॉ की जरूरत है। तो इस पे कई बार बात उठती रहती है, बट ये चीज हमें उन्होंने सिखा दी कि कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हर जगह का के यूपी में एक अलग लॉ चल रहा है, ठीक है, उसके अलावा हरियाणा में अलग चल रहा है, किसी में अलग चल रहा है, तो फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। कि सपोज यूपी का अलग लॉ है और हरियाणा का अलग है, तो पता चला यहाँ से क्राइम करके कोई दूसरे स्टेट में गया, फिर उसके अलग तरीके से डील करने का, तो वो बहुत चैलेंज हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है। तो ये चीज हमें कम से कम वो अच्छी चीज सिखा के गए। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी was transformed with the enactment of the Indian Civil Service Act 1861, which mandate formal appointment system for member of the covenanted services। कि एक तरीके से जो ब्रिटिश सर्विस, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हम आज के डेट में एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, सीएसई का, ये ब्यूरोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने ही किया था। बट उसमें डेवलपमेंट भी 1861 के टाइम पे उन्होंने कैसे इंडियंस को प्लेसमेंट दिया कि एक फॉर्मल एग्जाम होगा, क्या प्रोसेस होगी, इंडियंस को भी अपॉर्चुनिटी होगी। पुराने टाइम में क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे कि नॉमिनेट होते थे, फिर उन्होंने डेवलपमेंट भी किया, कई सारे एक्ट से, चार्टर वगैरह के एक्ट से डेवलपमेंट भी किया, तो उसमें भी कई सारे इशूज थे कि आपको लंदन में जाके एग्जाम देना है, लैटिन में देना है, ग्रीक में देना है, इस तरह की लैंग्वेज कहाँ सीख रहा है। और फिर 21 एज जब इंडियन सेलेक्ट होना स्टार्ट भी हो गया, तो उन्होंने फिर उसको 19 कर दिया एज अपने बेनिफिट के लिए। तो ये सारी चीजें फिर जो है प्रॉपरली इसको सही ठीक किया गया था 1861 में। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये इस पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था। इसमें क्या नई चीजें कि लिमिटेड इलेक्टोरल सिस्टम के जो मेंबर्स हैं उनके डेवलपमेंट की बात हुई। लिमिटेड इलेक्टोरल सिस्टम के पहले अपने यहाँ इलेक्टोरल सिस्टम नहीं था कि इलेक्शन प्रोसेस अपने हिसाब से चीजें चल रही थी। तो पहली बार लिमिटेड इलेक्टोरल सिस्टम की बात हुई, डायरेक्ट इलेक्शन की बात जो है, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुई। कि यहाँ पे जो प्रोविंस है वो सेंट्रल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पे इलेक्शन प्रोसेस की बात हुई। अब अपने अडल्ट फ्रेंचाइजी है कि लगभग 1935 और उसके लेटर भी देखें तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी रही, लेकिन उसका एक्सपेंशन, लिमिटेड फ्रेंचाइजी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो वोटिंग राइट्स हैं वो सबको नहीं मिले थे, बल्कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो किस बेसिस पे दिए गए थे कि एक्चुअल में जिसके पास भी प्रॉपर्टी है या एजुकेशन है, इन सब के बेसिस पे लिमिट कर दिया गया था। तो लगभग 3 से 4% के आसपास पीपल जो थे, 3 to 4%, वही लोग सिर्फ वोट कर सकते थे सिंपली। ये चीज ऐसी है कि इनको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, मतलब इनको नोट डाउन करते रहिएगा जिससे आगे चल के आप आंसर में लिख पाए इन चीजों को। ठीक है। इंक्रीज द साइज ऑफ वेरियस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल का मतलब स्टेट, ठीक है, स्टेट काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है आज की डेट में, देखते हो कि अपने हरियाणा में होगा लेजिस्लेटिव असेंबली है, सेंटर में पार्लियामेंट होगी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल 2 हाउस होते हैं। कई जगह पे बाइकैमरलिज्म है, कई जगह पे यूनिकैमरलिज्म है, जैसे यूपी है वहां पे बाइकैमरलिज्म है, 2 हाउस हैं स्टेट के अंदर भी, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही है, उसको बोलते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उनमें मेंबर्स की साइज जो है उनको बढ़ाया गया। पहले जैसे हमने गवर्नर के साथ में देखा था कि 4 ही लोग थे, फिर आगे चल के लेजिस्लेटिव पार्ट जो है डेवलप हुआ था, तो नंबर्स जो हैं धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुए थे, तो वो चीज हुई। क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द प्रोविंस बॉम्बे, मद्रास एंड वेस्ट बंगाल। पहले क्या था कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है गवर्नर के पास ही थी, एग्जीक्यूटिव वो नहीं था वहां पे, मतलब इलेक्ट होके आप एग्जीक्यूटिव पावर नहीं रख सकते थे, सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर था। तो अब स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बना दी गई थी कि अब एक तरीके से एक प्रॉपर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम एग्जीक्यूशन है, लेजिस्लेटिव का काम सिर्फ लॉ मेकिंग है, तो वो चीज यहां पे डेवलप हुई इस एक्ट के थ्रू, बॉम्बे, मद्रास और वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट जो है वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एट बोथ सेंटर एंड प्रोविंस। कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस आज के डेट में देखते हो कि हमारे यहाँ है। अब यहां पे क्या था कि सेंटर और प्रोविंस दोनों के पास है, लेकिन अपने यहाँ क्या है आज के डेट में, गवर्नर है, लेकिन वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं है, है ना।
वाइस गवर्नर नहीं रखा क्योंकि जरूरत नहीं है, एक अनफ्रेंडली हो जाता है, कोई मतलब नहीं बनता। गवर्नर के लिए तो कई बार क्रिटिसाइज होते हैं कि उसका कोई काम नहीं है, तो लेकिन फिर भी वाइस प्रेसिडेंट सेंटर लेवल पे तो रखा है। तो एक वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो चीज हमें यहाँ से रिकॉग्नाइज हुआ कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट जैसी भी कोई पोस्ट होती है। सो कुल मिला के जो चीजें इससे डेवलप हुई वो ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे प्रोविंस में और जो सेंटर में, इन सब में, कि उनके काउंसिल की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कि किस बेसिस पे हम उनको इलेक्ट करेंगे, वो चीज समझ में आई। सबसे जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे कंट्रोवर्शियल था। यहां से ये चीज हमें समझ में आ गई थी कि हमें इसको नहीं रखना है आगे चल के पार्लियामेंटल रिफॉर्म से। सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट राइज हुआ था कैसे, कि एक्चुअल में 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, ठीक है। बंगाल पार्टीशन के बारे में सुना है कि बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था 1905 में। तो एटलीस्ट उस टाइम पे ये चीज समझ में आई कि हिंदू और मुस्लिम में डिवाइडेशन हो गया वहां से, और इसी के बेसिस पे उन्होंने कैरेटिस्टिक पॉलिसी खेलना स्टार्ट किया। कैरेटिस्टिक जैसे आप बोलते हैं ना कि एक हाथ में गाजर और एक हाथ में छड़ी, जैसे फादर करते हैं आप लोगों के साथ, कि आपको लालच दे दिया कि अगर ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया या इतने अच्छे नंबर ले आए तो हम ये दे देंगे, लेकिन साथ में अच्छे से चलता भी है हाथ, तबीयत से, लड़कों पे तो चलता है खैर, तो वो चीज। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट से मतलब कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसको वोट कर पाएंगे, मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम ही। अभी क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम भी खड़ा हो रहा है तो सभी लोग वोट करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस तरह का कोई इशू नहीं है। वो चीज यहाँ पे देखने कि ये कंट्रोवर्शियल था। इससे क्या है कि जो रिफ्ट है बिटवीन द मुस्लिम एंड हिंदू वो राइज हो जाएगी, वो चीज एक कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ये चीज डेवलप होके आई, और ये एक्चुअल में 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी उसने एक्चुअल में डिमांड करी थी। ये हिस्ट्री में आप लोगों के फैक्ट थोड़ा कई बार पूछा जा सकता है, हिस्ट्री में आ जाता है, यहाँ पे उतना ज्यादा काम नहीं देता है बट हिस्ट्री में देता है ये काम। लास्ट जो है बस यही एक टॉपिक बचा है, उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पढ़ाते टाइम उतना ज्यादा सोचा मत करो। लास्ट एक्ट ऑफ एम्पायर यहाँ पे सबसे लास्ट में आया था, जैसे जो है आप लोगों का 1919 एक्ट, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बाद मॉन्टियागो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स। भीमराव अंबेडकर जी ने इसके लिए बोला भी था कि 1923 में अपने एक सेशन के दौरान बोला भी था कि अगर ब्रिटिशर्स के उसको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आप सिर्फ 1919 एक्ट को पढ़ लें। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ये चीज समझ में आ जाती है कि जो अंबेडकर जी उन्होंने खुद स्पेसिफिकली कहा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पढ़ लिया तो आप ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन को समझ जाएंगे। अब था क्या ये मॉन्टियागो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स में कि सबसे पहली चीज, पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हुई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब कि अभी तक क्या था कि कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी क्या है, जैसे डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट काम होता है, डेमोक्रेसी है तो फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना जरूरी है। जैसे आज के डेट में अगर कोई भी गलत काम होता है, कुछ भी इशू होता है, तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या जो पार्लियामेंटेरियन है उनको जाके पार्लियामेंट में जवाब देना होता है सबको। जैसे राफेल को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने जाके बाकायदा डॉक्यूमेंट रख के अपने बात को जस्टिफाई किया था वहां पे। तो उससे क्या होता है कि जब पार्लियामेंट में डिस्कशन में होता है तो जनता तक मैसेज जाता है, वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो चीज यहां पे देखने मिला, पहली बार कहीं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हुई। दूसरा जो चीज था वो था डायआर्की। डायआर्की का मतलब होता है डुअल रूल, दोहरा शासन। दोहरा शासन कैसे कि एक्चुअल में यहां पे पहले तो हम देख रहे थे सेंटर, समझ लेते हैं इसको, स्ट्रक्चर से आसानी से आ जाएगा। सेंटर के बाद यहां पे स्टेट था, स्टेट में डायआर्की लाए, स्टेट को 2 हिस्सों में बांट दिया। मतलब पहले गवर्नर के पास पावर और साथ में वहां की लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके पास पावर। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट, उनको 2 नाम दिए गए, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लॉ बनाने की पावर है, जबकि हम क्या जानते हैं कि लॉ बनाने की पावर किसके पास होती है, लेजिस्लेचर के पास। लेकिन यहाँ पे क्या था कि रिजर्व जो सब्जेक्ट हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स पे गवर्नर लॉ बनाएगा, जबकि गवर्नर तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो लॉ क्यों बना रहा है।
तो फिर भी ये चीज डिसाइड हुई, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास चले गए, यानी कि यहाँ पे दो लोग हो गए एक साथ लॉ बनाने की पावर रखने वाले, इसीलिए इसको डायआर्की बोलते हैं, डुअल रूल, कि दो लोग रूल कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट यहां पर राइज हुआ। अब इससे हमें नुकसान हुआ एक्चुअल में, कि उनको भी ये चीज बाद में रियलाइज हुई कि डायआर्की करके उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस कर दिए। ये जो एक्सपेरिमेंट था वो उनके लिए फेल हुआ। तो जब हमारे यहाँ जब बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, तो इस चीज को अवॉइड किया गया। सबसे जो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया था इससे, जो आज तक हम उसको परसियस मानते हैं, वो था कि इस जो मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है उसमें सिविलाइज्ड बैकवर्ड, यानी कि जो एरिया ट्राइबल्स एरिया जो है उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आई। कैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से कि ट्राइबल्स एरिया से रिलेटेड जो पावर है उनको गवर्नर को दे दिया गया। इन द सेंस कि जैसे आज भी देखते हो कि उड़ीसा हो गया या जो असम वगैरह हो गया, इन एरियाज पे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं या असम वगैरह का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी तो वहाँ की गवर्नर के पास ये पावर होगी कि उसको उनके कल्चरल लॉ के बेसिस पे, असम का अपना कल्चर है, नागालैंड का अपना कल्चर है, उनके बेसिस पे उसको मॉडिफाई करें, फिर उसको लागू करें। क्योंकि ट्राइब्स का तो अपना कल्चर है। जैसे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार का बड़ा अच्छा इंसिडेंट था जो बताया था कि वहां पे क्या सिचुएशन हुई थी कि एक कोई मिशनरीज वगैरह जो आया था अंडमान निकोबार में काफी टाइम पहले, अब वो बेचारे ट्राइब्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस तरह का वहां पे रहना खाना, उनका सब पुराने जमाने का है। और वहां पे चले हो तुम ईसाई मिशनरी का ज्ञान देने के लिए, वहां पे गए, वो तो बेचारे जानते ही नहीं थे कि ईसा मसीह हैं कौन, उन्हीं पर्सन को ईसा मसीह के पास पहुंचा दिया। तो ऐसे लोगों को सिक्योर करके रखा जाता है ट्राइब्स एरिया को। जैसे नागालैंड वगैरह की कई ट्राइब्स हैं, अब वहां पे आप लोगों ने फोटो देखी है नागालैंड को, कभी सर्च करना नागालैंड की ट्राइब, तो वहाँ पे एक इमेज निकल के आती है जिसमें चेहरे पे टैटू बने रहता है, अक्सर देखा होगा। वो टैटू एक्चुअल में किस चीज का मार्क है कि अगर किसी की जितनी गर्दन काटी है ना वो उतना टैटू बनाता था, वो उस चीज का सिंबल था। अब सपोज तुम वहां चले जाओगे तो क्या होगा वहां पे, तो उनका कल्चर अलग है, तो उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली वो चीज वहां पे रखी गई कि पार्लियामेंट के डायरेक्ट जो लॉ हैं इन एरियाज को इम्पैक्ट ना करें, तो गवर्नर वहां पे स्पेशल पावर रखता है। वो चीज यहां से समझ में आई थी कि जो स्पेशली ट्राइबल्स एरिया हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। जैसे कि उन्होंने उस टाइम पे असम हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, छोटा नागपुर हो गया, इन एरियाज को एक्सक्लूड कर रखा था। तो ये चीज हमने आज भी अपने में इंक्लूड करी है, जिसको हम वो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है कि रिफॉर्म्स में और भी कई सारी चीजें जो हैं डेवलप हुई। उस टाइम पे हम याद हो कि रॉलेट एक्ट, एक और चीज हुई थी जो तुम्हारा मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के टाइम्स पे, कि जो एक्सपेंशन था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी का जो एक्सपेंशन था वो 3% से 14% के आसपास समथिंग हो गया था। और जो हम बात कर रहे थे ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट और बढ़ गया था कि पहले मुस्लिम्स को था, फिर सिख वगैरह इन सब लोगों को जो है वो और रिलीजियस के बेसिस पे और डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म से ये सारी चीजें डेवलप हुई थी। अब एक और प्रोविजन था इसमें, वो था कि 10 ईयर्स का, कि 10 ईयर्स के बाद रिव्यू करना, 10 साल के बाद रिव्यू करने की बात, हर 10 साल पे इसको रिव्यू करने की बात हुई थी। जैसे आपने यहाँ देखा होगा रिजर्वेशन मिलता है, तो रिजर्वेशन हर 10 साल बाद रिव्यू होता है। तो इस चीज से हमें ये सीखने मिला कि कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट जो है वो एक्चुअल में परमानेंट नहीं है। मतलब सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप हो जाएगी, जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल और रिजिड का कॉम्बिनेशन रखा ना, वो चीज कि हमें परमानेंट कोई चीज नहीं हो सकती कि एक बार लिख दिया तो वो लिखा ही रहेगा, उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो चीज थोड़ा सा हमें मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में देखने मिल गया था। बस लास्ट और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि फिर उसके बाद साइमन कमीशन आया था 1929 में। अब साइमन कमीशन के टाइम पे हुआ क्या कि साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ था इस वजह से कि उसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, ठीक है। तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ, बात हुई, और उस टाइम पे ये चैलेंज दिया गया कि इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद बनाए। तो उसके लिए फिर मोतीलाल नेहरू, जब हम इंडियन डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी, वो चीज़ हुआ। तो वो
उसमें बहुत सारे ऐसे लॉज थे जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह, उनको यूज किया गया था, वो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। फिर साइमन कमीशन में कुछ आइडियाज दिए गए थे, स्पेशली रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर वुमेन। उस टाइम पे तो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन आज भी इस पे चर्चा होती है। आप लोगों को याद हो कि पार्लियामेंट में 33% जो पार्लियामेंट्री मेंबर के लिए रिजर्वेशन के लिए एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो आज तक अभी तक पास नहीं हुआ, काफी लंबे टाइम से पड़ा हुआ है, कि 33% महिलाओं के लिए पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन कर दिया जाए। ग्रामीण लेवल पे देखें अगर पंचायती राज में तो है, बट पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। तो वो चीज भले ही उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करी गई थी, लेकिन एक आइडिया जनरेट कर दिया था कि हाँ हम ऐसी भी चीजें कर सकते हैं फ्यूचर में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि काफी उसमें प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे, कंजर्वेटिव पार्टी वगैरह ने काफी ने इसका विरोध भी किया था, बट फिर भी ये चीज लागू करी गई। ये पहला ऐसा एक्ट था जो लीगल स्टाइल में लिखा गया, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस तरीके से ये लिखा गया था। इसीलिए कहते हैं कि अपने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट है वो 1935 एक्ट से लिया गया है। उसमें लगभग 11 पार्ट थे तुम्हारे, ठीक है, 10 शेड्यूल थे। जब अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 8 शेड्यूल के आसपास उसमें इंसर्ट करे गए थे और मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड था। तो एक जो लीगल फॉर्मेट होता है वो यहां से हमें देखने मिला। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई थी? क्रिएशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हम बात कर रहे थे फेडरेशन ऑफ इंडिया की, कि जो फेडरल सिस्टम है वो चीज यहाँ पे लाने की कोशिश करी गई थी कि जो प्रिंसली स्टेट हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके सबकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इसी एक्ट में डिफाइन कर दी जाए, ये सारी चीजें। लेकिन ये किसी भी बहुत सारे विरोध की वजह से लागू नहीं हो पाया था, तो लेकिन एटलीस्ट लेके आए थे। दूसरा, डायरकी, जो डायरकी थी प्रोविंस में उसको खत्म कर दिया, जो मतलब यहाँ पे था ना स्टेट के अंदर कि एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, वो खत्म कर दिया। लेकिन वहां पे ले जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरकी लगा दी, यहां से हटा के वहां पे लगा दी। और यहां पे क्या किया कि जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो चीज यहां पे लेके आए। साथ में जो हम बता रहे थे कि डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी, और की सब्जेक्ट जो डिफेंस रिलेटेड है या जो फॉरेन अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट हैं वो गवर्नर जनरल, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल है उसको दे दिया। और जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो चीज, यानी कि यहाँ जो बाइकैमरलिज्म बन गया था तो 2 हाउसेज आ चुके थे, तो लॉ बनाने की पावर ज्यादातर सेंटर वहां पे चली गई थी, पार्लियामेंट के पास चली गई थी। तो 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड हुआ। नेक्स्ट जो है फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को उठा के फेडरल कोर्ट बना दिया गया था कि पहले सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, अब वो फेडरल कोर्ट हो गया कि सेंटर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके बारे में जो है वो यहाँ पे डिस्कशन होगा फेडरल कोर्ट पे। तो ये चीज 1935 एक्ट से आई। और साथ में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात जो है वो आगे तक बढ़ाते चले गए और भी लोगों को दे दिया वहां पे। अब डिप्रेस क्लास को एक्चुअल में देने की बात हो रही थी इसमें, बट डिप्रेस क्लास को नहीं दिया गया। उसका कारण था पूना पैक्ट, कि वहां पे जो अंबेडकर वगैरह हैं, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो पैक्ट हुआ था उसकी वजह से डिप्रेस क्लास को, नहीं तो डिमांड तो इस चीज के लिए भी थी कि डिप्रेस क्लास को भी दिया जाए, बट वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। लास्ट जो है वो गवर्नर की इमरजेंसी पावर, जो आज भी देखते हैं कि इमरजेंसी पावर वहां पे गवर्नर को दी गई थी कि अगर सपोज इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज होती है किसी भी रीजन की वजह से, तो गवर्नर उस चीज को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। गवर्नर के पास इमरजेंसी पावर थी कि वो पार्लियामेंट को कंट्रोल कर सके, जो चीज़ हमें आज की डेट में देखने मिलती है कि आज की डेट में पार्लियामेंट के पास है, एक तरीके से अगर कहें तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास है, बट वो थ्रू द चैनल पार्लियामेंट के थ्रू ही उसको यूज़ कर पाता है। तो वो चीज़ हमें यहाँ से समझ में आई। तो ये इंटायर सिर्फ ब्रिटिशर्स के साइड से डेवलपमेंट है, यानी कि सोचो 1600 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1600 में पहला चार्टर आया, फिर उसके बाद बाकी के चार्टर आए, फिर तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। इस तरीके से कुछ टॉपिक जो हैं वो लेते चले गए। जो मेन पोर्शन है वो यहाँ से आया, 35 एक्ट से आया, या कहें कि जो मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड है 1990 वहां से डेवलप हुआ मेजर पोर्शन अपना जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बट कुछ आइडियाज हम वहां से लेते चले आए जो अर्ली चीजें थी। अब इंडियन डेवलपमेंट के कल के लेक्चर में देखेंगे, और कल ये टॉपिक पूरा इंटायरली हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको आपको सिंपली उठा के लक्ष्मीकांत उठाओ और उसकी रीडिंग कर लेना है, ठीक है। फैक्चुअल जो डेटा है, जो उसमें कई सारे फैक्ट हैं जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली हमने बता दिया, फैक्ट तो हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया। वो चीज़ फैक्ट से आपको स्पेसिफिकली वहाँ पे या तो हाईलाइट कर लो या उसी को अपने नोट्स बना के रख लो, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।